हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिज्ञासा एजुकेशन पॉइंट। हम आपके लिए लाए हैं जीके की सिलेक्शन सीरीज और ये आपकी क्लास 1 है। इसके आगे भी आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। आपके आने वाले एग्जामिनेशन जैसे कि एसएससी सीजीएल है, एसएससी जीडी है और भी जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिनमें जीके पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर के पेपर को पहले देख करके तभी सेलेक्ट किया है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में जो पूछे गए हैं उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने लिए हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और पूछे भी गए हैं। अभी हाल ही में जो पेट में क्वेश्चंस आए थे वो भी हमारी क्लास से कई सारे क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। आप इसको पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा। वीडियो क्लिक करने के बाद पूरी क्लास ज़रूर देखें, या तो वीडियो क्लिक ही ना करें या तो वीडियो पूरी क्लास ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें ली जाती हैं वो सारी नॉलेज के लिए हैं, वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ली जाती हैं। तो आप क्लास को पूरी देखें तभी क्लिक करें। क्लास को नहीं देखना हो तो क्लास को क्लिक ही ना करें। लेकिन यहाँ पे जो है ये बात ध्यान रखें कि अगर देखें तो क्लास को पूरी देखें, आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस वेद का गद्य और पद्य दोनों विधाओं में संकलन है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यजुर्वेद राइट आंसर। यजुर्वेद जो है वो गद्य व पद्य दोनों विधाओं में संकलित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यजुर्वेद। ऋग्वेद को जान लेते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। सामवेद जो है ये संगीत की जानकारी इसमें मिलती है, इसको संगीत का जन्मदाता कहते हैं सामवेद को। औषधियों का जो सबसे प्रथम उल्लेख पाया गया, प्रथम बार उल्लेख पाया गया, वो अथर्ववेद में पाया गया। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज तरंगिणी पुस्तक के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए चाणक्य, बी कल्हड़, सी अली अहमद, डी पाणिनि। तो राज तरंगिणी पुस्तक के रचनाकार कल्हड़ हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कल्हड़। चाणक्य ने लिखी है जो पुस्तक वो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। अली अहमद की जो पुस्तक है वो चचनामा है। चचनामा में अरबों के सिंध विजय का वर्णन है। पाणिनि ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है और अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्हड़। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही कूट का चयन कीजिए। हाथी गुम्फा अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, एहोल अभिलेख, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख। यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखना मैं भूल गई। यहाँ पे होगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है, प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किससे है, एहोल अभिलेख का संबंध किससे है, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है। तो एक बार मैं समझा दूँ। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा कलिंगराज। कलिंगराज जो हैं, कलिंगराज और कलिंगराज खारवेल जो थे एक राजा थे। यहाँ पे प्रयाग स्तंभ के सामने हो जाएगा समुद्रगुप्त और एहोल अभिलेख का संबंध हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख के पास रुद्रदामन लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंगराज खारवेल से है, प्रयाग स्तंभ लेख का अभिलेख समुद्रगुप्त से है, एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, चौथा है भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बी सी डी में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। तो हाँ, ये सही है कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंगराज खारवेल से है, प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध समुद्रगुप्त से है, एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, भीतरी व जूनागढ़ का अभिलेख का संबंध
रुद्रदामन से नहीं है, ठीक है। इसका संबंध है भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से नहीं है। ये जो ऑप्शन था यहाँ पे आपके रुद्रदामन लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इनका आंसर ये गलत हो जाएगा। रुद्रदामन नहीं है, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। तो यहाँ पे हम मैच कर लेते हैं, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख फर्स्ट राइट है आपका, सेकेंड राइट है, थर्ड राइट है। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और किसी ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि और किसी ऑप्शन में आपका ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंगराज खारवेल से, प्रयाग स्तंभ लेख का जो है संबंध है वो समुद्रगुप्त से है, एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख का संबंध होगा रुद्रदामन से नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगी जो है स्कंदगुप्त, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। ऑप्शन ए कंदरिया महादेव मंदिर, बी ब्रह्मेश्वर मंदिर, सी दशावतार मंदिर, डी ये सभी। तो यहाँ पे मंदिर निर्माण की शैली की बात की गई है। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि ये मंदिर कहाँ से, कौन से राज्य से संबंधित हैं, किस राज्य में ये बने हुए हैं। तो कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है, खजुराहो में मध्य प्रदेश के। और ब्रह्मेश्वर मंदिर जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ठीक है। कहाँ पे है? भुवनेश्वर, ओडिशा कहा जाता है, अभी के टाइम में उसका नाम ओडिशा हो गया है, तो भुवनेश्वर ओडिशा में है ब्रह्मेश्वर मंदिर। दशावतार मंदिर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, देवगढ़, उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है दशावतार मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पे बात, क्वेश्चन आपको पूछा है कि पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी, कंदरिया महादेव का मंदिर भी पंचायतन शैली में बना हुआ है, ब्रह्मेश्वर मंदिर का निर्माण भी पंचायतन शैली में हुआ, दशावतार मंदिर का निर्माण भी पंचायतन शैली में हुआ। आपको बता दें पंचायतन शैली के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं यहाँ पे। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, जैसे कि जो गर्भगृह होता है, मंदिर में गर्भगृह होता है, या जहाँ पे मुख्य भगवान की स्थापना होती है जिस जगह पे, वो मंदिर का जो वो भाग है, वो मंदिर का भाग 4 मंदिरों से घिरा हुआ हो, ठीक है। एक 4 मंदिरों से घिरा हुआ हो, तो उस निर्माण को क्या कहते हैं, उस शैली को कहते हैं पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर कहलाता है। तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो ये पंचायतन शैली में निर्मित है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा ये जो है पंचायतन शैली में निर्मित है, दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश देवगढ़ ये भी पंचायतन शैली में निर्मित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए कालीबंगा और रोपड़, बी धौलावीरा एवं भक्तराव, सी मोहनजोदड़ो एवं लोथल, डी हड़प्पा एवं कोडिजी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लोथल के गोदीबाड़ा, लोथल में जो गोदीबाड़ा बंदरगाह है, तो वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के एक पुरास्थल जो नाव के चित्र और मॉडल प्राप्त हुए, वो कहाँ से प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैदिक काल में शतुद्री नाम से किस नदी को जाना जाता है। ऑप्शन ए झेलम, बी चिनाब, सी रावी, डी सतलज। तो यहाँ पे देख लेते हैं, झेलम का जो वैदिक काल में नाम है, वैदिक नाम है वो है वितस्ता, चिनाब का नाम है अस्किनी, रावी का नाम है परुषणी और सतलज का नाम है शतुद्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सतलज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में शतुद्री नाम से सतलज को जाना जाता है, झेलम का नाम हो जाएगा वितस्ता, ठीक है, वितस्ता, और चिनाब का नाम हो जाएगा आस्किनी, ठीक है, आस्किनी, और रावी का नाम हो जाएगा परुषणी, ठीक है, परुषणी रावी का नाम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सतलज।
क्वेश्चन नंबर 7 है, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ऑप्शन ए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, बी सम्यक ज्ञान, अहिंसा, सत्यवचन, सी सम्यक आचरण, सत्यवचन, अहिंसा, डी सम्यक दर्शन, अहिंसा, अपरिग्रह। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसका देख लिए एक रिदम भी बनता है, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या चरित्र। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म की मैंने एक फुल वीडियो बनाई है जैन धर्म के बारे में, महावीर स्वामी व जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में एकदम से डिटेल में वो वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के पेज पे जाके जैन धर्म के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अलग से मैंने वो वीडियो बना दी है जैन धर्म के बारे में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या चरित्र। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में कौन सी मुद्रा में दिया। ठीक है, सारनाथ के ऋषिपत्तनम भी यहाँ पे जोड़ देते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि भगवान बुद्ध ने ऋषिपत्तनम में अपना उपदेश कहाँ दिया, अपना प्रथम उपदेश, तो ऋषिपत्तनम ऑप्शन में रहता है, तो ऐसा जोड़ देते हैं, सारनाथ के ऋषिपत्तनम में कौन सी मुद्रा में दिया। ये क्वेश्चन अभी हाल ही यूपी SSSC पेट में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। ठीक है, ऑप्शन तो दिया हुआ, ऑप्शन ए भूमि स्पर्श मुद्रा, बी धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, सी अभय मुद्रा, डी ध्यान मुद्रा, पर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तनम में धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में भी डिटेल वीडियो बनी हुई है, एक अलग से वीडियो बनी हुई है, उसमें डिटेल में चर्चा की गई, विस्तृत रूप से बताया गया है बौद्ध धर्म के बारे में, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, लेकिन आप जाकर के चैनल के पेज से भी आप जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, फुल वीडियो वो अलग से बनी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हरिशेन निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में रहते थे। ठीक है, किस शासक के दरबार में थे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त, डी पुष्यमित्र, शुंग। ठीक है, तो हरिशेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। ठीक है, हरिशेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चाणक्य रहते थे। चाणक्य को जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था, उस समय जो मौर्य शासक के जो नंद वंश थे या मौर्य वंश थे, इनके जो प्रधानमंत्री होते थे उनको आमात्य कहा जाता था, तो चाणक्य को आमात्य की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चाणक्य रहते थे। चाणक्य की जो रचना है वो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। कनिष्क के दरबार में रहते थे नागार्जुन और वसुमित्र, चरक, ये तीनों कनिष्क के दरबार में थे। तीनों महान विभूतियां हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। कनिष्क के बारे में भी पहले सबसे जान लेते हैं। कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजुल कडिफिसेस थे। ठीक है, नागार्जुन जो थे, नागार्जुन के बारे में भी जान लेते हैं। नागार्जुन जो थे ये इनकी एक पुस्तक है माध्यमिक सूत्र, और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे नागार्जुन, और इनकी पुस्तक है माध्यमिक सूत्र, और इसमें नागार्जुन ने सबसे पहले सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, जिसको हम जानते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सबसे पहले जो प्रिंसिपल आया या जो सबसे पहले सिद्धांत आया वो इन्होंने दिया। किसने? नागार्जुन ने दिया। उसके बाद आइंस्टीन ने दिया। ठीक है, क्योंकि नागार्जुन आइंस्टीन से पहले थे। हालांकि नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, लेकिन नागार्जुन ने पहले सापेक्षता का सिद्धांत दिया, बाद में जो है आइंस्टीन ने दिया। और अब बात कर लेते हैं, इन नागार्जुन थे, उसके बाद वसुमित्र थे। हाँ, वसुमित्र के बारे में बात कर लेते हैं। वसुमित्र ने चौथी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की कुंडलवन कश्मीर में। जो चौथी बौद्ध संगीत हुई वो वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई, और कहाँ हुई? कुंडलवन कश्मीर में हुई। इनकी पुस्तक जान लेते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है महाविभाष सूत्र। अब जान लेते हैं चरक के बारे में। चरक जो थे वो महान चिकित्सक थे कनिष्क के समय के, और कनिष्क के दरबार के राजवैद्य थे चरक, और चरक की रचना है चरक संहिता। ठीक है, अब जान लेते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। ठीक है,
पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहते थे। पतंजलि के बारे में आप लोग जानते होंगे। पतंजलि को योग दर्शन का प्रवर्तक भी माना जाता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और पतंजलि की रचना जो है महाभाष्य है और महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो ये आपको थी जानकारी इन चारों राजाओं के जो दरबार में रहते थे, कवि और चिकित्सक और जो भी योग दर्शन के ज्ञाता उन या पुरोहित उनके बारे में ये जानकारी थी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। हरिशरण समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी सिकंदर लोदी। तो दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का भी निर्माण करवाया। सुल्तानगढ़ी अभी पीसीएस के एग्जाम में, पीसीएस जो 2022 का प्रीलिम्स हुआ है उसमें पूछा गया था। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने निर्मित करवाया। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जमायत खाना मस्जिद या जमात खाना मस्जिद बनवाया। सिकंदर लोदी ने, इनके भी निर्माण के बारे में जान लेते हैं, स्थापत्य के बारे में। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 11 है, एकता प्रणाली या एकता प्रथा को किसने समाप्त किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, सी फिरोज तुगलक, डी बहलोल लोदी। इससे पहले जान लेते हैं कि एकता प्रथा की शुरुआत किसने की या एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की। तो सबसे पहले एकता प्रणाली की शुरुआत या एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की। ठीक है, एकता प्रथा की शुरुआत किसने की? सबसे पहले इल्तुतमिश ने की। उसके बाद एकता प्रथा को समाप्त किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया। फिर दोबारा से एकता प्रथा किसने लागू किया? फिरोज तुगलक ने। ठीक है, फिरोज तुगलक ने दोबारा से एकता प्रथा को लागू किया। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एकता प्रणाली या प्रथा को समाप्त किसने किया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम तुगलमा युद्ध नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर, डी शाहजहां। तो सबसे पहले किस मुगल शासक ने सबसे पहले तुगलमा युद्ध नीति अपनाई? तो सर्वप्रथम तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने किया और तुगलमा युद्ध नीति के तहत उन्होंने तोप का प्रयोग किया। कब? पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को हुआ। किसके मध्य हुआ? इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य हुआ। कौन विजयी हुआ? बाबर विजयी हुआ। और ये पहला युद्ध था जिसमें इब्राहिम लोदी हारा नहीं बल्कि मारा गया था। ठीक है, युद्ध स्थल में मारा गया था इब्राहिम लोदी। और 1526 में 21 अप्रैल 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और इसी युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति अपनाई, उसके तहत तोप का प्रयोग किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बाबर ने। ठीक है, हुमायूं के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हुमायूं ने 4 युद्ध लड़े, जिनमें देवराह का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बेलग्राम का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में। ठीक है, और सरहिंद के युद्ध के दौरान ही हुमायूं को दोबारा अपने राज्य की प्राप्ति हुई थी। सरहिंद का युद्ध सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, और बाकी जो बेलग्राम का युद्ध है, चौसा का युद्ध है, बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध दोनों नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों युद्ध जो हुए वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य, और दोनों युद्ध जो है हुमायूं हार गए। अकबर के बारे में जान लेते हैं। अकबर ने काफ़ी सारे काम किए, जिनमें से दास प्रथा का अंत किया 1562 में, तीर्थ यात्रा करके समाप्ति की 1563 में, जजिया कर समाप्त किया 1564 में। ठीक है, इबादत खाने की स्थापना की 1575 में। तो ये सारे काम हैं जो अकबर के हैं।
शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का जो है स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में वो सबसे ज़्यादा स्थापत्य को महत्व दिया गया और बहुत सारे स्थापत्य हुए, जैसे दिल्ली का लाल किला बनवाया शाहजहाँ ने, दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई शाहजहाँ ने, आगरे का ताजमहल बनवाया शाहजहाँ ने। तो ये है शाहजहाँ के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत। और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता कौन था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, बी कार्टियर, सी बरेलास्ट, डी हेक्टर मुनरो। तो बक्सर का युद्ध 22 व 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला व मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किया वो हेक्टर मुनरो ने किया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 14 है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। और भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। जान लेते हैं कि कैसे ये लोग बने। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। और लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय बना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, चर्चित पाइका विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी झारखंड, सी बंगाल, डी पंजाब। तो पाइका विद्रोह का संबंध ओडिशा से है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। पंजाब का संबंध कूका आंदोलन से है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस पर टिप्पणी किसने की थी? ये टिप्पणी कांग्रेस पर किसने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड इरविन। तो जान लेते हैं कांग्रेस पर ये टिप्पणी किसने की थी? लॉर्ड डफरिन ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है। ठीक है, कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है? डफरिन के दिमाग की उपज है कांग्रेस। और इन्होंने ही अंत में कहा कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। ये टिप्पणी लॉर्ड डफरिन ने की। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। अब जान लेते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में कि क्या उन्होंने किया। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन के निर्णय की घोषणा की। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया और इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में जान लेते हैं। लखनऊ अधिवेशन, जो कि बहुत चर्चित विषय रहा है। कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता जो हुआ वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में हुआ। शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ।
ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919, ठीक है, इसी के कार्यकाल में हुआ। तब जो भारत का 13 अप्रैल 1919 में, वो भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुई। और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत व गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का की शुरुआत जो हुई, वो भी चेम्सफोर्ड के ही कार्यकाल में हुई। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही था। अब जान लेते हैं इरविन के बारे में, ठीक है। गांधी इरविन समझौता बहुत ही फेमस है और एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन इरविन के समय में गांधी जी ने शुरू की थी। पूर्ण स्वराज की मांग और जो लाहौर अधिवेशन 1929 हुआ, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, इरविन के कार्यकाल में। और उसी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी ने शुरू किया था और 5 मई 1930 को इसी के कार्यकाल में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद 4 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जो है गांधी इरविन समझौता हुआ, और सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने स्थगित कर दिया। प्रथम गोल में सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ। उस समय भी भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था, ठीक है। तो ये इरविन के बारे में जानकारी थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने कौन से नए आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी कोई आंदोलन शुरू नहीं किया। तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई 1 अगस्त 1920 को। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, लेकिन जो 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ, चौरा चौरी घटना जो हुई, इससे व्यथित होकर गांधी जी ने यह अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेद समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, बी आचार्य केशव चंद्र सेन, सी स्वामी विवेकानंद, डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो वेद समाज के संस्थापक थे आचार्य केशव चंद्र सेन। वेद समाज की स्थापना इन्होंने 1867 में की, 1867 में, ठीक है। ज्योतिबा फुले जो थे वो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। कब सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की, 1873 में की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की 1897 1897 में स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, कब? 1875 या 1875 में। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेद समाज के संस्थापक आचार्य केशव चंद्र सेन थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी आकार में कौन से नंबर का बड़ा ग्रह है? ऑप्शन ए 5वें, बी तीसरे, सी पहले, डी दूसरे। तो पृथ्वी आकार के नंबर में जो आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। और तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह अरुण होगा। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह शनि होगा, सैटर्न। और पहले नंबर या सबसे बड़ा ग्रह जिसको मानते हैं वो बृहस्पति है, ठीक है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर का आकार में सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 23 सही 1/2 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मकर रेखा, बी कर्क रेखा, सी आर्कटिक वृत्त, डी अंटार्कटिक वृत्त। तो क्वेश्चन पूछा है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में, ठीक है, नॉर्थ में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्क में।
भूमध्य रेखा के दक्षिण में या साउथ में 23.5 डिग्री अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। आर्कटिक वृत्त किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो डिग्री है वो तो 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री में ही बता दिया गया है। तो क्या कहा गया ना कि एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के दक्षिण में या साउथ में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। नामेरी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तो जान लेते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। नामेरी नेशनल पार्क असम में स्थित है। असम के जो फेमस नेशनल पार्क हैं वो जान लेते हैं। काजीरंगा, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में होता है, पाया जाता है, स्थित है। असम के और नेशनल पार्क जान लेते हैं। रायमोना नेशनल पार्क, दहिंग पटकई नेशनल पार्क। दहिंग पटकई नेशनल पार्क जो है नवीनतम नेशनल पार्क है अभी असम का। और रायमोना नेशनल पार्क हो गया, नामेरी हो गया, ओरंग हो गया, डिब्रूगढ़ सैखोवा हो गया, डिब्रू सैखोवा हो गया और एक काजीरंगा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे और अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है, ठीक है। और कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है, ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा किसली नेशनल पार्क पाया जाता है? पंचमढ़ी अभ्यारण्य पाया जाता है। मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क है, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश में संजय गांधी नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में पेंच का तो मैंने बता ही दिया, पेंच टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो ये सारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। नामेरी नेशनल पार्क असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है। नागा व मोनपा जनजातियां कौन से राज्य में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी नागालैंड। तो नागा व मोनपा जनजातियां जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। मेघालय में खासी, गारो और जयंतिया व मिकिर जनजातियां पाई जाती हैं। सिक्किम में लेप्चा और लिम्बू, सिक्किम में लेप्चा और लिम्बू जनजातियां पाई जाती हैं। नागालैंड में नबुई नागा और अंगामी और नागा जनजातियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 1 मई 2016, बी 25 दिसंबर 2014, सी 2 अक्टूबर 2014, डी 7 जुलाई 2014। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई और इसका नारा था, जो इसका एक लाइन था, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, इसका नारा था। बी जान लेते हैं। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई, जिसके तहत जो बच्चे रोगग्रसित थे उनको उनके टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई। 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे की शुरुआत की गई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 मई 2016। क्वेश्चन नंबर 24 है। नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से देश से लिया गया है? ठीक है। ऑप्शन ए आयरलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए, डी ब्रिटेन। ये भी यूपी ट्रिपल पेट में पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत लिए गए हैं।
ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, यूएसए से प्रस्तावना ली गई है और विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, न्यूटन के गति का नियम जड़त्व के नियम की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए प्रथम गति नियम, बी द्वितीय गति नियम, सी तृतीय गति नियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम गति नियम। न्यूटन का प्रथम गति नियम है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और यदि वह गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए या उस पर कोई उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए। ठीक है, तो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यहाँ पे न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है वो जड़त्व के नियम की व्याख्या करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम गति नियम। न्यूटन के गति का नियम जो है प्रथम गति नियम जड़त्व के नियम की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त ईंधन होता है। ऑप्शन ए सेलेनियम, बी यूरेनियम, सी कैडमियम, डी जिरकोनियम। तो परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम प्रयुक्त होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। सेलेनियम जो होता है, सेलेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक जो सेल में इसका उपयोग होता है। कैडमियम और जिरकोनियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण किया जाता है। इनमें जो न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने की क्षमता होती है उसके कारण इनका प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में, नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। किनका? कैडमियम और जिरकोनियम का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे लंबी कोशिका किसकी है? ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, बी शुतुरमुर्ग का अंडा, सी केवल ए, डी केवल बी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, कोशिका के बारे में जान लेते हैं। कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई या संरचनात्मक इकाई कोशिका सेल को कहते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने की थी। ठीक है, और शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, सबसे बड़ा सेल है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन के, सी विटामिन B2, डी विटामिन डी। डी विटामिन डी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। ठीक है, फ्लोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम जिसको कह सकते हैं। विटामिन के की कमी के कारण जो रक्त होता है उसका थक्का नहीं बनता है, उसका जमाव नहीं होता है। विटामिन के की कमी होने पर इंसान को टमाटर, हरी सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे विटामिन ए के बारे में जान लेते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण सब लोग जानते हैं, इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, और इसकी कमी के कारण होता है रतौंधी, संक्रमण का खतरा, जो कि ज़्यादातर लोगों को हो जाता है कि वो जल्दी संक्रमित हो जाते हैं। जीरोप्थैल्मिया कह सकते हैं हो जाता है लोगों को। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है, जीरोप्थैल्मिया होता है। ठीक है, और इसका स्रोत जो है किसके थ्रू विटामिन ए की पूर्ति होती है? तो दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, ये सब चीज़ें खाने से विटामिन ए की कमी नहीं होती है। ठीक है, अब आता है आपका विटामिन B2। तो विटामिन B2 का केमिकल नेम है या रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, और इससे क्या होता है, इसकी कमी से त्वचा फट जाती है, होंठ फट जाते हैं और जीवा फट जाती है, आँखें का रंग लाल होने लगता है, आँखों का रंग। ठीक है, और इसका स्रोत है खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध, ये सब खाना चाहिए जिनको विटामिन B2 की कमी हो। ठीक है, विटामिन डी आता है कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल या केमिकल नेम कह सकते हैं कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से क्या होता है कि रिकेटस हो जाता है लोगों को। ठीक है, रिकेट्स हो जाता है, और
आपको इसका स्रोत क्या है, जो है हरी सब्जी, जो तेल, मछली का तेल और दूध, अंडे, ये सब खाने से विटामिन डी की पूर्ति होती रहती है। और जो बच्चे होते हैं उनमें तो रिकेट्स हो जाता है, लेकिन जो वयस्क होते हैं, बड़े होते हैं, उनमें ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है विटामिन डी की कमी के कारण। और दूध और अंडे इसके जो है, इससे विटामिन डी प्राप्त होता है। और सूर्य की जो सुबह की किरण होती है सूर्य की, उसमें विटामिन डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 29 है, काकरापार परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, सूरत में काकरापार परमाणु विद्युत गृह स्थित है। राजस्थान में रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह स्थित है। कर्नाटक में कैगा परमाणु विद्युत गृह स्थित है। और उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु विद्युत गृह स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। क्वेश्चन नंबर 30 है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य केरल का है कथकली। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। और कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का है। उत्तर प्रदेश का कथक है। अभी हाल ही में यूपी SSSC पेट में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो कथक है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, केरल। आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। क्वेश्चंस आप पूरी वीडियो देखें, पूरे क्वेश्चंस को पढ़ें, आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पर्टिकुलर किसी एग्जाम को नहीं कह सकते, क्योंकि जीके जीएस सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं लगभग। और आप वीडियो को पूरी वीडियो देखें, फुल वॉच करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।